हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीपीपी को लेकर डील कर रहे थे। हम लोग एक्चुअल कॉस्ट में थे। आज हम लोग डील करेंगे एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4। ये एक्सप्लेनेशन 3 एंड एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 43(1) ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। इसके ऊपर यदि एक्चुअल कॉस्ट में किसी पॉइंट के ऊपर यदि क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 के ऊपर आता है। प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकली एओ इसी सेक्शन का अप्लाई सबसे अधिक करते हैं। तो देखिए क्या है, टुडे इज डे 21 एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एक्सप्लेनेशन 3 to section 43(1) and explanation 4 to section 43(1). एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4 एंड एक्सप्लेनेशन 4A ये तीन फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के। एक्सप्लेनेशन 3, 4 एंड 4A ये तीन फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के। मैं आज एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 को लेकर डील करूंगा और 4A को लेकर नेक्स्ट डे डील करूंगा। 4A करने के बाद में ऐसा है कि एटलीस्ट ये एक्चुअल कॉस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम न्यू टॉपिक्स में आएंगे। उसके बाद से हम लोग डिप्रिसिएशन एंड गुडविल को लेकर जाएंगे। देखिए क्या होता है। आज का आप लोग देखते हैं। आज हम लोग एक्सप्लेनेशन 3 एंड एक्सप्लेनेशन 4 को लेकर डील करें। ये दोनों ही टॉपिक बहुत अधिक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी है और एग्जाम पर्पस के लिए भी है। प्रैक्टिकली एओ इसी सेक्शन का सबसे अधिक अप्लाई करता है एसएससी पर। प्रैक्टिकली एओ एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 का सबसे अधिक अप्लाई करता है। और कहीं ना कहीं एसएससी ब्लैक मनी को लेकर प्लानिंग कर रहे थे, ब्लैक मनी को एडजस्ट कर रहे थे। इसी के लिए एसएससी के ब्लैक मनी के एडजस्टमेंट को नलीफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 को इंसर्ट किया गया। एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 को इंसर्ट किया गया। So without taking much time, I start my video. Before I start my video, I request to all my viewers, please subscribe my channel. It will add on your concept if you are a student of CA, CA Inter, CA Final, LLB, MCOM, or anyone who wants to have acumen on this subject must visit my channel. All these videos are applicable for CA Final examination for November 2023. तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देखोगे आपके कंसेप्ट में ऐड ऑन होगा। जो बच्चे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसको मैं कहता हूं कि आप जहां भी पढ़ो कोई इशू नहीं है, बट आप मेरे वीडियो को जरूर देखो। बिकॉज आई एम गिविंग यू गारंटी यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माई वीडियो। दैट इज माई गारंटी, दैट इज माई एश्योरेंस। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई जस्ट स्टार्ट माई क्लास। मैंने क्या कहा था एक्सपीरियंस, मैंने आपको क्या कहा था एक्सप्लेनेशन 3 क्यों इंसर्ट किया गया था। एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट किया गया था कि एसएससी ब्लैक मनी किस तरीके से अर्न कर रहे थे। सही बात, आपने सही सुना, ब्लैक मनी अर्न कर रहे थे। आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसी ब्लैक मनी को मैनेजमेंट किया जा रहा था बिटवीन कॉर्पोरेट्स, उसको मैनेज करने के लिए ये आपका सेक्शन को लाया। ये एक्सप्लेनेशन 3 को इंसर्ट किया गया। देखिए क्या था एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 43(1). देखिए क्या होता है प्रैक्टिकली समझिए क्यों आया था और क्या होता है। सपोज कीजिए यहां पर ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। वाई लिमिटेड के पास कुछ ब्लैक मनी है, और एक्स लिमिटेड को ब्लैक मनी का नीड है। देखिए क्या होता है। तो क्या होगा, वाई लिमिटेड के पास एक ओल्ड प्लांट मशीनरी है, एक पुराना प्लांट मशीनरी है। से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ 10 करोड़ का ओल्ड प्लांट मशीनरी है। और उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, उस प्लांट मशीनरी का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल 12 करोड़। अब देखिए अब क्या होगा, एक्स लिमिटेड क्या करेगा, एक्स लिमिटेड कुछ ब्लैक मनी चाहिए और वाई लिमिटेड को अपने ब्लैक मनी को वाइट करना है। तो क्या किया होगा, ये वाई लिमिटेड ने इस ओल्ड प्लांट मशीनरी को सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, एक्स लिमिटेड को सेल कर दिया। वाई लिमिटेड ने
ओल्ड प्लांट मशीनरी को एक्स लिमिटेड को सेल कर दिया एट द कॉस्ट ऑफ ₹25 करोड़। 25 करोड़ रुपया में इसको सेल कर दिया, 25 करोड़ रुपया में इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 10 करोड़ रुपीज 25 करोड़ रुपीज का चेक दिया होगा, 25 करोड़ रुपीज का चेक दिया होगा। और वाई लिमिटेड क्या करेगा, वाई लिमिटेड को एक्स लिमिटेड को बदले में 15 करोड़ का कैश, 15 करोड़ का कैश ब्लैक मनी, 15 करोड़ का ब्लैक मनी एक्स लिमिटेड को दे दिया गया होगा। तो क्या हो गया, एक्स लिमिटेड के पास अब ब्लैक मनी आ गया। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि एक्स लिमिटेड को ब्लैक मनी क्यों चाहिए। चलिए, ब्लैक मनी का पूरा एक चैप्टर है, वो मैं बाद में जाऊंगा। एक ब्लैक मनी को लेकर छोटी सी एक शायरी है, आप देखिएगा। एक किसी ने कहा था, टिकटॉक पर एक वीडियो आया था, किसी ने कहा था कि यदि पत्नी घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड क्या है, यदि पत्नी घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड क्या। तो उसके सामने वाली फ्रेंड्स कहती है काला धन। तो वही बात है, जो ब्लैक मनी वो है जो आपका लीगल कैश नहीं है, जो आपका लीगल कैश नहीं है, वो आपका जो आपका लीगल पैसा नहीं है, वो आपका ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी एक्ट में जब जाऊंगा तो डिटेल में लेके जाऊंगा। ब्लैक मनी एक्ट एट द एंड ऑफ दिस सीरीज ऑफ द वीडियोज ना, उसमें आपका ब्लैक मनी एक्ट को लेकर भी मैं जाऊंगा। तो इस केस में क्या हो गया, तो एक्स लिमिटेड को ब्लैक मनी क्यों चाहिए, एक्स लिमिटेड को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, इसके लिए उसे जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको कुछ ना कुछ पैसा खिलाना है। समझ में आया। तो पैसा कैसे खिलाएगा, पैसा कैसे खिलाएगा, पैसे खिलाने के लिए तो ब्लैक मनी चाहिए। यदि आप बैंक से पैसे को निकालोगे और तब खिलाओगे, तब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एडजस्टमेंट दिखाओगे उसको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप क्या बोल के दिखाओगे, बड़ा इशू है, बड़ा समस्या है। इसीलिए क्या है, इसको ब्लैक मनी चाहिए। और इस तरीके से ब्लैक मनी का कारोबार हो रहा था बिटवीन द कॉर्पोरेट्स, इस तरीके से ब्लैक मनी घूम रहा था, इस तरीके से ब्लैक मनी घूम रहा था। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल से, अब मैं आपको डिटेल में लेकर जाऊंगा नहीं तो जिस साल एक्सपेंशन 3 ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था एक्ट में, उस समय ये पूरे स्टोरी दिए गए थे कि इस तरीके से ब्लैक मनी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा था, और इस तरीके से जो टॉप जो लीडर्स होते हैं उनको ब्लैक मनी दिया जा रहा था। समझ गए। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये आप लोग कंसेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से ब्लैक मनी घूम रहा था। पता नहीं एक्सप्रेशन 3 समझ में आया नहीं आया, लेकिन ये कंसेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा, इतना मुझे लगता है। अभी देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, एक्सप्रेशन 3 को इंसर्ट किया गया, इसी प्लानिंग को नलीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन 3 को इंसर्ट किया गया, एक्सप्रेशन 3 को इंसर्ट किया गया। देखो इसमें क्या होता, इसमें क्या होता है, एक्स लिमिटेड के पास 25 करोड़ का एसेट्स आ जाता, जिसके ऊपर वो डिप्रिसिएशन क्लेम करता थ्रू आउट द ईयर। समझ में आया। वाई लिमिटेड के पास कुछ बिजनेस लॉस होते हैं, वाई लिमिटेड के पास कुछ बिजनेस लॉस होते हैं जो सेटअप 8 इयर्स में होते हैं। तो ये बिजनेस लॉस कैसे सेटअप होंगे, उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर वो गेन तैयार कर लेता, 51 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तैयार कर लेता, और वहां से वो बिजनेस लॉस को एडजस्ट करके निकल जाता, बिजनेस लॉस को एडजस्ट करके निकल जाता। तो ये टोटल ही पूरा का पूरा प्लानिंग था। इस तरीके से पूरा ही कि मैनेजमेंट काम कर रहा था, ब्लैक मनी मैनेजमेंट काम कर रहा था। इसी को डिपार्टमेंट ने पहचाना और डिपार्टमेंट ने इसको नलीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन 3 को इंसर्ट किया गया। एक्सप्रेशन 3 क्या बोलते, देखिए मेरे लैंग्वेज देखिए एक्सप्रेशन 3 क्या बोलता है। एक्सप्रेशन 3 कहता है कि बाय अ सेकंड हैंड एसेट्स, बाय अ सेकंड हैंड एसेट्स इन केस एसएससी बाय अ सेकंड हैंड एसेट्स एट प्राइस। आप सेकंड हैंड एसेट से बाई कर ही सकते हो, वो बाई करना गुनाह नहीं है, लेकिन आप मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू पे कैसे बाई करोगे जी। जिस चीज को मार्केट में मैक्सिमम 12 करोड़ रुपीज मिलेगा, आपने 25 करोड़ क्यों दिया नहीं बाबू, ब्लैक मनी कमाया, ब्लैक मनी कमाया। तो क्या देखो मैंने क्या कहा, मोर देन एफएमबी देन एओ देन असेसिंग ऑफिसर after taking permission of joint commissioner, after taking permission of joint commissioner, ज्वाइंट कमिश्नर भी आपका एओ होता है, ज्वाइंट कमिश्नर भी एओ होता है। मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया था कि क्या क्या एओ होता है। ज्वाइंट कमिश्नर टॉप लेवल का एओ होता है,
ठीक है। तो ये क्या होगा, एओ क्या करता है, ज्वाइंट कमिश्नर का परमिशन लेके, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, जो डिप्टी कमिश्नर है, एसीडीसी होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर का परमिशन लेकर, ज्वाइंट कमिश्नर का परमिशन लेकर क्या करता है, आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, टेक एफएमबी एज एक्चुअल कॉस्ट। मुझे अब ये बताओ, समझ गए, यदि कोई सेकंड हैंड एसेट्स बाई करता है, तो एओ क्या करेगा, एओ एक्चुअल कॉस्ट किसको मानेगा, एक्चुअल कॉस्ट मानेगा एफएमबी को, आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर के परमिशन के बाद, ज्वाइंट कमिश्नर के परमिशन लेने के बाद एओ क्या करेगा, एओ फेयर मार्केट वैल्यू को, इस केस में 12 करोड़ को मान लेगा, क्या मानेगा, एफएमबी मानेगा, क्या मानेगा, एक्चुअल कॉस्ट मानेगा, समझ गए। बट दिस लॉ इज एप्लीकेबल, एक्सप्रेशन 3 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्स लिमिटेड, दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्स लिमिटेड, ये सिर्फ एक्स लिमिटेड के लिए होगा, क्यों, ताकि एक्स्ट्रा डिप्रेशन क्लेम नहीं करे, यदि एक्स्ट्रा डिप्रेशन क्लेम नहीं करेगा तो क्या हो गया, जो 15 करोड़ रुपए जिसने एक्सेस दिया ब्लैक मनी अर्न करने के लिए, वो पूरी तरीके से पानी में चला जाएगा, उसका वो कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस केस में क्या कर रहा था, इस केस में 25 करोड़ रुपए के ऊपर 25 करोड़ के ऊपर आप डिप्रेशन क्लेम कर रहे थे, यू आर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन ऑन 25 करोड़, एंड व्हेन यू आर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन यू आर टेकिंग you are actually getting the benefit in lieu of in the nature of depreciation के रूप में आप बेनिफिट को उठा ही रहे थे, समझ में आया, ठीक है। तो क्या किया गया था, इस तरीके से इस प्लानिंग को नलीफाई किया गया, और क्या किया गया, एक्सप्रेशन 3 को ऐड किया गया, बट दिस एक्सप्रेशन 3 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड से कोई मतलब नहीं है, वाई लिमिटेड तो क्या किया, वो तो अपने एक्सेस बिजनेस लॉस, एक्सेस गेन सबको वो कर रहा था, वाई लिमिटेड ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये लॉ एप्लीकेबल सिर्फ एक्स लिमिटेड के लिए। एक क्वेश्चन और, इस पर डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 180 का रिस्ट्रिक्शन होगा या नहीं होगा, 180 डेज से यदि कम रहा तो 50% का रिस्ट्रिक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बताइए। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ किए थे, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हाँ रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, क्यों मिलेगा, बिकॉज द एसेट्स वाज नॉट यूज्ड बाय द एसएससी, द एसेट्स वाज यूज्ड बाय समवन एल्स, और आपने ओल्ड प्लान में से नहीं बाय किया था, इसीलिए यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% इज अवेलेबल, रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% ऑफ इलिजिबल डिप्रिसिएशन ये आपका अवेलेबल होगा, इज अवेलेबल, समझ गए, जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपका अवेलेबल होगा, इज इट क्लियर, सबको समझ में आया, ठीक है। तो बताइए, ये 12 करोड़ रुपया जो उसके एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होगा, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन से फॉर एग्जांपल 15% का, और ये जो ट्रांसफर हुआ था वो 1/1/23 को हुआ था, उस केस में क्या होगा, उस केस में डिप्रिसिएशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द एलिजिबल डिप्रिसिएशन, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा। और ये अदर कोई कारण नहीं है, इतना सिंपल वे में मत सोचो, अदर कोई कारण नहीं है, ये ब्लैक मनी लेने के लिए ही ये किया जा रहा था। ये कौन कॉर्पोरेट कर रहे थे, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि शायद कुछ लीगल इशू हो जाए, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये बड़े बड़े बिजनेस हाउस वो लोग इस काम को कर रहे थे, और डिपार्टमेंट ने फिर इसको राइटली इसको पकड़ा इसको, और फिर इसको एडजस्टमेंट इस तरीके से किया। आइए अब हम लोग डील करते हैं एक्सप्रेशन 4 को। नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं एक्सप्रेशन 4 को। ये भी बहुत रिलीवेंट है, ये भी टू सम एक्सटेंट उसी टाइप का कुछ ना कुछ है, ये भी ब्लैक मनी को लेकर ही कुछ ना कुछ है। देखिए हम लोग इसको जब डील करें तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग डील करें एक्सप्रेशन 4, देखिए एक मिनट, वी आर डीलिंग विद एक्सप्रेशन 4 टू सेक्शन 43। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था,
पहले वाले क्वेश्चन में था कि एसएससी सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी खरीद रहा है, इसमें कुछ और उल्टा हो गया। सपोज कीजिए एसएससी ए है, इसके पास 10 लाख का एक एसेट्स है, इसने क्या किया, इसने बी को सेल कर दिया, बी को सेल कर दिया 12 लाख में। बी ने क्या किया, सी को सेल कर दिया, सी को सेल किया 15 लाख में। सी ने क्या किया, डी को सेल कर दिया, डी को इसने सेल किया 20 लाख में। और डी ने फिर क्या किया, फिर ए को सेल कर दिया, और ए ने इसको बाई किया 50 लाख में। ए ने इसको बाई किया 50 लाख में। अब मुझे ये बताओ, इस तरीके के घुमाने से एटलीस्ट जो एसेट्स था वो सब, ये सारे काम पेपर पर हो रहे हैं, ये सारे काम पेपर पर हो रहे हैं, ये सब कागजी काम है। डिपार्टमेंट को उल्लू बनाने का, डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाने की तैयारी थी, बट तुम डाल डाल में पात पात, डिपार्टमेंट समझ गया, डिपार्टमेंट समझ गया। देखिए क्या होता है, क्यों ऐसा किया जा रहा था, ये इसलिए किया जा रहा था ताकि इसके पास जो एक एसेट्स ए के पास ही रह गया, लेकिन इसका जो कॉस्ट हो गया वो WDV कितना से ऐड हो गया, 10 लाख का WDV ऐड हो गया 50 लाख से, 50 लाख से। और आपने 50 लाख के ऊपर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, आपने 50 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, समझ गए, आपने 50 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। अब देखिए लॉ क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, देखिए लॉ क्या कहता है, देखिए लॉ क्या कहता है। Law says that assets transferred through chain when assets was reacquired, assets was reacquired by the SSC, by the SSC through a chain। क्या होगा, आप एसेट्स क्या कर रहे हो, एसेट्स को आप रीएक्वायर कर रहे हो थ्रू अ चेन, एक चेन के तहत पूरा एसेट्स घूम रहा है और फिर आप उसी एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो। इस केस में क्या माना जाएगा, इस केस में माना जाएगा कि जो एसेट्स जो रीएक्वायर किया है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रीएक्वायर्ड एसेट्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रीएक्वायर्ड एसेट्स वुड बी, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कॉस्ट माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन, माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन। एज्यूम द एसेट वाज ओनली इन द ब्लॉक, द एसेट वाज ओनली इन द ब्लॉक, समझ गए। ऐसा माना जाएगा कि आपने जो 10 लाख का एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो, ये एसेट्स आपके अपने ब्लॉक में, ये आपके खुद के ब्लॉक में है, और जब आप इसको रीएक्वायर कर रहे हो उस समय तक जो एक्चुअली आपका जो कॉस्ट होगा, एक्चुअली जो एक्चुअल कॉस्ट माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन, जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका रीएक्वायर्ड प्राइस होगा। और रीएक्वायर्ड प्राइस व्हिच एवर इज लो, और रीएक्वायर्ड प्राइस, जिस प्राइस में आपने रीएक्वायर किया, व्हिच एवर इज लोअर, जो भी आपका लोअर होगा, जो भी आपका लोअर होगा उस केस में आएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर 1116 को ऐसे ट्रांसफर हुआ था, ये 1116 को इसने बाई किया, 1118 को इसने ट्रांसफर किया, 1119 को सी के पास गया, 1119 से 1122 को इसके पास आया, और 1123 को ये आपके ब्लॉक में ऐड हो गया, ये आपके ब्लॉक में ऐड हो गया, ये आपके ब्लॉक में ऐड हो गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या आपका एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। एक्चुअली जो 10 लाख रुपीज में आपने एसेट्स बाय किया, सपोज ये एसेट्स आपका कोई फ्लैट है, सपोज कीजिए, मैं आपको सिंपलिसिटी के लिए बोलता हूँ, ये कोई बिल्डिंग है, तो क्या होता, बिल्डिंग का रेट कितना है, 10% है, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए 16-17 में, चूंकि 15-16 में, फॉर द ईयर 15-16 5% होगा, 16-17 17-18 18-19 90 20 20-21 इतने साल तक पूरा आप डिप्रिसिएशन को निकालोगे, और उसके बाद जो WDV आएगा, वो WDV और जितना रुपया में आपने एसेट्स को रीएक्वायर्ड प्राइस था जो लोअर रहेगा, वही आपका एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा, वही आपका एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। समझ गए, कुछ इसमें नोट्स है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में डील करता हूं। वही आपका
कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, अब यदि किसी बच्चों का ये डाउट होगा कि सर इसमें हम एक्सप्रेशन 3 क्यों नहीं लगा ले, एक्सप्रेशन 3 क्यों नहीं लगा ले, क्योंकि ओल्ड प्लांट मशीनरी बाई कर रहे हैं। नहीं बाबू, ये ओल्ड प्लांट मशीनरी नहीं, ये अपना प्लांट मशीनरी को खुद ही बाई कर रहा है, घुमा घुमा के। इसीलिए क्या होगा, जब कहीं भी अपना प्लांट मशीनरी को आप खुद ही बाई करोगे, उस केस में एक्सप्रेशन 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। जहां पर स्पेसिफिक लॉ है, जहां पर स्पेसिफिक लॉ है, देखिए लिखिए इसको नोट्स में लिखिए, स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ, प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। तो जहां पर आपका एक्सप्रेशन 4 दिया गया है, सो एक्सप्रेशन 3 कैन नॉट इज नॉट एप्लीकेबल। ये क्या होगा, एक्सप्रेशन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सप्रेशन 3 एप्लीकेबल नहीं। मेरा एग्जांपल क्या था, ए से गया बी के पास में, बी से गया सी के पास में, सी से गया डी के पास में, और डी से फिर आ गया ए के पास में। ये था 10 लाख रुपीज, ये 12 लाख, ये आपका 15 लाख, ये आपका 18 लाख, और लास्ट में फिर ये आपका 25 लाख या 50 लाख, जो समझो जो भी। ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल था। तो जहां पर स्पेसिफिक लॉ है वहां पर जनरल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्रेशन 4 एप्लीकेबल होगा, एक्सप्रेशन 4 इज एप्लीकेबल। अब मुझे ये बताओ, एक्सप्रेशन 4 किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एक्सप्रेशन 4 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए, एक्सप्रेशन 4 ओनली ए के लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली ए के लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली ए के लिए एप्लीकेबल होगा। बट यदि ए वो चाहे तो एक्सप्रेशन 3 लगा सकता है, एक्सप्रेशन 3 लगा सकता है किस पर, बी पर चाहे तो एक्सप्रेशन 3 लगा सकता है, क्योंकि ये ओल्ड प्लांट मशीनरी को बाई कर रहा है। सी पर एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर सकता है, एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर सकता है। डी पर एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर सकता है, बट ए पर एक्सप्रेशन 4 ही एप्लीकेबल होगा, एक्सप्रेशन 4 ही एप्लीकेबल होगा। समझ गए, एक्सप्रेशन 4 ही एप्लीकेबल होगा। चाहे तो बी पर ज्वाइंट कमिश्नर का परमिशन लेके एओ क्या कर सकता है, एओ क्या कर सकता है, एओ एक्सप्रेशन 3 को इन्वोक कर सकता है और फेयर मार्केट वैल्यू को ही मानेगा। सपोज कीजिए फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर 8 लाख रुपीज, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 8 लाख रुपीज को ही ये मानेगा, 12 लाख को नहीं मानेगा। वैसे ही सी वाले केस में फेयर मार्केट वैल्यू और कम गया, बिकॉज यहाँ तो एक ईयर का गैप था। समझ गए, तो फॉर BCD के लिए, फॉर B, C एंड D एक्सप्रेशन 3 इन्वोक हो जाएगा, एक्सप्रेशन 3 अप्लाई हो जाएगा। एंड फॉर ए के लिए एक्सप्रेशन 4 अप्लाई होगा। 4 क्या करता है, एक बार आपको फिर से कहता हूं, 4 क्या कर रहा है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन, माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज इफ द एसेट वाज ओनली ब्लॉक इन द एसेट। समझ में आया, ऐसा माना जाएगा कि जो एक्चुअल कॉस्ट था वो जिस दिन बाई किया था और जिस दिन रीएक्वायर्ड किया है उस साल तक का जो डिप्रिसिएशन होगा वो एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएगा। समझ गए, नोशनल डिप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू द ईयर ऑफ ट्रांसफर, टू द ईयर ऑफ ट्रांसफर, टू द ईयर ऑफ ट्रांसफर। और क्या होगा इसमें बाबू, और क्या, जो रीएक्वायर्ड प्राइस है, जो रीएक्वायर्ड प्राइस है, व्हिच एवर इज लोअर, व्हिच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा, जो भी लोअर होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब बताओ इसमें जो डिप्रिसिएशन का जो क्राइटेरिया है, डिप्रिसिएशन का जो क्राइटेरिया है वो 50% ऑफ एलिजिबल डिप्रिसिएशन क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सपोज कीजिए इसने रीएक्वायर्ड किया था 50 लाख में ऑन 1/1/23 को, इस केस में 1/1/23 को जो आपका नोशनल वैल्यू आएगा 10 लाख से आप इसको लेस करते रहोगे। बाई किया गया था फॉर एग्जाम्पल 15-16 में और रीएक्वायर्ड किया 1/1/20 में, तो 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 90-20, 20-21, 21-22 अप टू 31 मार्च 22 तक जितना रुपया नोशनल डिप्रिसिएशन आएगा उसको लेस कर देंगे और जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एक है वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में एक में ऐड हो जाएगा। मुझे आप ये बताओ
ऐड तो कर दोगे। डिप्रिसिएशन क्या 50% रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा? क्या 50% रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा? क्या लगता है आपको, होना चाहिए भी नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भी नहीं होना चाहिए? हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा। 50% restriction is applicable. 50% restriction of eligible depreciation is applicable. restriction is applicable. समझ गए? जो 50% जो restriction होता है depreciation eligible amount of depreciation का, वो applicable हो जाएगा, वो applicable हो जाएगा। क्यों applicable होगा? क्यों applicable होगा? क्योंकि assets used by some other person, रीएक्वायर्ड से पहले बी ने यूज किया था, सी ने यूज किया था, डी ने यूज किया था। हम लोग एक्सप्रेशन 5 किए हैं, एक्सप्रेशन 11 किए हैं, उसमें एक्सप्रेशन 9 किए, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 किए, 5 किए और 11 किए हैं, ठीक है। आपने एक्सप्रेशन 5 किया, एक्सप्रेशन 11 किया था। उस दोनों वाले केस में क्या था, एसेट्स खुद ही इस्तेमाल हो रहा था, पहले फॉरेन कंट्री में, अभी इंडिया में। और एक केस में क्या था, एक केस में था आपका जो पहले कैपिटल एसेट्स नॉन डिप्रिसिएबल था, अभी आपका डिप्रिसिएबल है, इसीलिए आपका 50% एलिजिबल नहीं था। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका 50% का रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, बिकॉज दैट एसेट्स वाज यूज्ड फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम या फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय सम अदर पर्सन। सो 50% ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज एलिजिबल हियर आल्सो। इसलिए यहां पर भी उनको मिलेगा, यहां पर भी उनको मिलेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। फ्रेंड्स, हाउ डू यू लाइक माय वीडियो? आपको कैसा लगा? आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? एक्सप्रेशन 3 और एक्सप्रेशन 4 बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और ये आपका एग्जामिनर का भी फेवरेट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो एंड टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।